सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है, आज हम लोग एक बार फिर से एकत्रित हुए हैं हमारे नए सोलो प्रोजेक्ट से बातचीत करने के लिए। और आज हम लोग उपस्थित हुए हैं रक्षा गुप्ता मैम के साथ बात करने के लिए उनकी नेक्स्ट सोलो बुक, सेकेंड सोलो बुक लघु रामायण के बारे में बातचीत शुरू करते हैं। आप सभी का धन्यवाद, स्वागत है आपका। जी, नमस्कार मैम। हेलो मैम। हेलो हेलो अभी टाटी आवाज आ रही जी मैम, आवाज़ आ रही है आपकी। नमस्कार आप। जी, सबसे पहले तो मैम आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आपकी सेकंड सोलो बुक लघु रामायण के लिए। तो कैसा लग रहा है मैम, दूसरी बुक आ गई है अभी रामनवमी के शुभ अवसर पर, लघु रामायण। बहुत सारा खूबसूरत कनेक्शन है, बताइए इन सब के बारे में कैसा। बहुत बढ़िया लग रहा है। सबसे पहले तो धन्यवाद कि आप लोगों के सहयोग से मेरा ये एक सपना था, रामनवमी को मेरी बुक आए। इवन मैं पिछले साल ही चाहती थी कि दशहरे में कुछ इस टाइप का मैं करूं, पर कुछ घर में परेशानियां थी तो नहीं हो पाया। बट अब रामनवमी के उपलक्ष्य में मैं चाहती थी, तभी मैंने पूछा था कि रामनवमी को आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो आप लोगों ने मेरा ये सपना साकार किया, बहुत बहुत धन्यवाद कि रामनवमी को लघु रामायण बुक आई। कि ये बहुत ही खुश हूँ मैं। जी मैम, तो सबसे पहले हम सभी जानना चाहेंगे कि पहली पुस्तक आपकी जीवन पथिक थी, जो जीवन के पथ के बारे में थी, जीवन के बारे में थी। और दूसरी लघु रामायण। तो लघु रामायण को शुरू करने के पीछे, उसके शीर्षक के पीछे की कहानी, आपकी मंशा, आपकी व्यक्तिगत व्यथा के बारे में या फिर व्यक्तिगत स्वरूप के बारे में हम लोग जानना चाहेंगे। बिल्कुल, लघु रामायण जो ये पुस्तक मैंने लिखी है, ये बेसिकली अगर आप वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण देखें या गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस देखें, तो इन्होंने रामचंद्र जी की जीवनी के एक एक घटना को, एक एक पल को बहुत विस्तृत रूप में बहुत ही सुंदर तरीके से लिखा है। इसीलिए वो ग्रंथ है। लेकिन आजकल क्या है, इतनी व्यस्तता है कि लोग इतना नहीं पढ़ रहे हैं और इसका असर हमारी आने वाली पीढ़ी पर पड़ रहा है। कहीं ना कहीं अगर ये सब चीजें हम उनको नहीं बताएंगे, तो आगे आने वाले कई साल, कुछ सालों में क्या होगा कि ये सब चीजें वो बच्चे हमारे नहीं जानेंगे। और हमारे जो पौराणिक कथाएं हैं, जो आध्यात्म से संबंधित जो चीजें हैं, वो धीरे धीरे खत्म होती जाएंगी। तो मेरा उद्देश्य यही था, खास करके आने वाली पीढ़ी, कि उनको बेसिकली इतना सब कुछ पता हो कि क्या थी रामायण, रामचंद्र जी, सीता जी, रावण को क्यों मारा गया दशहरे वाले दिन। अगर आप दशहरे वाले दिन किसी बच्चे से पूछे रावण को क्यों मारा जाता है, तो कहेगा कि रामचंद्र जी ने मारा था, उन्होंने कोई गलत काम किया था। तो पर्पस क्या था, क्या चीज थी, क्या कहानी थी, ये बच्चों को अभी बहुत विस्तार से क्या पता ही नहीं है। क्योंकि अगर आप हमारे बचपन की बात करें, तो मुझे याद है कि जब हमारी हिंदी की टीचर थी, तो वो ये सब कथाएं हमें व्याकरण में कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीजें ये बताया करती थी। या घर में मम्मी पापा या नानी दादी कोई ना कोई बताया करते थे। पर आजकल सभी लोग इतने व्यस्त हैं, नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, स्कूलों में भी बहुत डिटेल में इन सब चीजों को नहीं बताया जाता है। चैप्टर्स दिखते ही नहीं, मुझे तो अभी तक नहीं दिखे अपनी बेटी की क्लास की किसी भी बुक में। 8th क्लास में है मेरी, ना हिस्ट्री में ना कहीं इतना डिटेलिंग कहीं नहीं। तो मुझे लगा कि ये चीजें कहीं ना कहीं हमें किसी ना किसी तरीके से बच्चों तक पहुंचानी चाहिए। अब बच्चे संस्कृत तो पढ़ नहीं सकते हैं, रामायण तो पढ़ नहीं पाएंगे, रामचरितमानस को इतना पढ़ेंगे नहीं, ना उनको पढ़कर इतना कोई सुनाएगा। मुझे पता है कि लाइफ इतनी बिजी हो गई आज। तो मेरा ऑब्जेक्टिव ये था इस बुक को लिखने का, कि इसमें छोटी छोटी दो दो लाइनों में कविता के रूप में बहुत ही सरल भाषा में मैंने इसलिए लिखी कि बच्चे भी अगर पढ़ते हैं इसे तो उनको मजा आएगा। एक तो कविता के रूप में है, और ऊपर से कुछ इस तरीके से है कि उनको पढ़ने में और उनको हर चीज छोटी छोटी दो दो लाइनों में ही, छोटी छोटी कहानियों के रूप में उनको पता लगेगा कि कथा थी क्या रामायण की। इसलिए इसका नाम लघु रामायण है, कि बहुत विस्तार में नहीं है, लेकिन हर एक घटना को उसमें लिखने की कोशिश की गई है, किसी एक पैराग्राफ में, कभी 2 लाइन। और तो जैसा कि बाकी ये जो सवाल हैं लगभग तो सभी हमारी वार्ता हो चुकी है। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि लगभग 10 महीने पहले आपकी पिछली बुक आई थी, पहली बुक आई थी और हमारी वार्ता हुई थी। तो उसके बाद से लगभग 10 से 15 हज़ार लोग, बहुत सारे लोग नए आए हैं। उसके बाद 200 बुक पब्लिश हुई है, तो बहुत सारे लोग जुड़े हैं। तो मैं चाहूंगा उस सवालों की मैं पुनरावृत्ति करूं या फिर हम लोग दोहराव करते हैं। तो शुरू से शुरू करते हैं, कहने का तात्पर्य है। तो मैम, सबसे पहले आपके लेखनी के सफर के बारे में हम सभी जानना चाहेंगे कि आपने लिखना कैसे शुरू किया, कब शुरू किया, इसके बारे में बताइए। लिखना देखिए, बचपन से मैं थोड़ा बहुत तो लिखती थी। जैसे कभी कहीं कोई कविता लिखनी है, कहीं कोई कहानी लिखनी है, या वाद विवाद प्रतियोगिता कहीं हो रही, डिबेट कंपटीशन हो रहा था, कुछ ना कुछ लिखती रहती।
पर जो ये प्रॉपर जो लेखन है, उसके बाद मैंने टेक्निकल एजुकेशन में चली गई, बीटेक किया, एमटेक किया, तो सब चीज़ें छूट गई कहीं ना कहीं। परिवार में बिजी हो गई, तो सब चीज़ें छूटती चली गई। उसके बाद जब मैंने अपना ये प्रोफेशन चेंज किया, चेंज नहीं छोड़ ही दिया, टीचिंग का प्रोफेशन जब इंजीनियरिंग कॉलेज से छोड़ दिया, तो फिर से घर में बैठे बैठे याद आया कि भाई लिखा जाए, कुछ किया जाए। तो क्योंकि आदत थी, और ये हर इंसान की आदत होती है कि अपने विचारों को या फिर घुट घुट के सोचते रहो या उसको कहीं उतारते रहो। तो मेरा क्या था कि जो भी मेरे मन में आता था, चाहे वो मेरी खुशी हो, चाहे वो मेरा गुस्सा हो, चाहे वो कुछ भी हो, मैं उसको लिखना चाहती थी। लिखते लिखते उसको कविता का रूप देना शुरू किया। तो अच्छा, फिर मुझे लगा, लोगों को सुनाया घर में, बाहर, दोस्तों को, तो उनको अच्छा लगा। फिर हमरू पब्लिकेशन के संपर्क में आई, है ना, तो आप लोगों ने थोड़ा सहयोग दिया, लाइव प्रोग्राम में लोगों ने जाना। दूसरा ये था कि लेखन जैसे है, कुछ लोग तो इसको व्यवसाय की तरह, कि भाई पैसा कमाना है लिख कर, है ना। मेरा ऐसा कुछ नहीं था कभी भी। मतलब लेखन मेरे लिए एक आशीर्वाद है भगवान का, और मैं इसको आशीर्वाद ही रहने देना चाहती हूँ, कि इसके थ्रू मैं इसके द्वारा लोगों को जागरूक करूं, समाज को जागरूक करूं। चाहे आप लघु रामायण कह लीजिए, चाहे आप जीवन पथिक कह लीजिए, दोनों ही पुस्तकें मेरी जो पढ़ेगा, उसमें कहीं ना कहीं किसी विषय की जागरूकता ही है। तो मेरा उद्देश्य है कि लोग पढ़ें, लोग जानें, और आप लोगों का सहयोग है कि लोग जानने लगे हैं, मुझे जानने लगे हैं, किताबों को जानने लगे हैं। तो ये बहुत अच्छा लगता है देखकर कि हाँ, लोगों को अच्छा लगता है मेरा लिखा हुआ पढ़कर। तो जैसा कि इस लेखन के सफर की बात हुई, अब मैं जानना चाहे कि आपको आपकी पाठन रुचि के बारे में, आपके पाठन की प्राथमिकता के बारे में, कि आपको क्या पढ़ना पसंद है, किन लोगों को पढ़ना पसंद है, या आप किन लोगों को, किन रचनाकारों को, महान व्यक्तियों को पढ़ती आई हैं, उसके बारे में जानना चाहेंगे। मुझे वो सभी रचनाएं, वो सभी रचनाकार पसंद है जो सजीव चित्रण करते हैं किसी भी घटना का। काल्पनिकता थोड़ी मुझे कम पसंद है, क्योंकि एक सपनों के शहर में रहना, सपनों के नगर में रहना, वो सपने ही होते हैं। काल्पनिकता को जो लिखते हैं, तो इसमें महादेवी वर्मा जी हैं, आप देखिए उनकी, आप पुस्तकें पढ़िए, तो उसमें बहुत ही उन्होंने सजीव चित्रण किया हर एक चीज का। और अगर आप उनकी छोटी सी कहानी, एक कहानी में उनकी एक दिन पढ़ रही थी, अपनी बेटी की किताब में पढ़ रही थी, बिल्लू, वो कहानी भी अगर आप पढ़ेंगे ना, तो उन्होंने ऐसा सजीव चित्रण किया है कि लगता है कि सामने हो रही है वो चीज, कि मैं ऑफिस गई, वहां से आई। तो इस तरीके, और इसी को अगर कविता रूप में उनकी कविताएं भी देखें, तो मैं नीर भरी दुख की बदली, या और भी कविताएं जो हैं बहुत ही बढ़िया है, तो सजीव चित्रण है। दूसरे मुंशी प्रेमचंद्र जी, आप उनकी कहानियां, उनके उपन्यास, एकदम सजीव चित्रण उन्होंने किया है किसी भी गांव का, ये जो भी उस समय, इवन कपड़े पहनने का ढंग उस समय जैसा होता था, अगर उनके कुर्ता कहीं फटा था, तो वो भी उन्होंने लिखा है कि हाँ ऐसा था। तो काल्पनिकता कहीं नहीं है। तो हर वो रचनाकार जो सजीव चित्रण करता है, वो मुझे पसंद है। तो मैम, जैसा कि हमारा अगला प्रश्न वो पिछले पर ही आधारित है, उसी का प्रावर्तन है, प्रतिक्रिया है कि हम लोग जो पढ़ते हैं वही लिखते हैं। तो मैम, जैसा कि आपने अपने पाठन की रुचि के बारे में, प्राथमिकताओं के बारे में बताया, उसी प्रकार से हम लोग आपके लेखन की प्राथमिकता, रुचि के बारे में, विषय वस्तु के आपके चुनाव के बारे में जानना चाहेंगे। वैसे तो आपने मेरी दोनों पुस्तकें देखी, और भी मैंने बहुत सारी एंथोलॉजीज में भी पार्टिसिपेट किया है। उसमें मैंने ज्यादातर अ, कविता फॉर्म में, कविता के रूप में ही लिखी अपनी सारी भावनाएं, सारी इच्छाएं, जितना जो भी मैं सोचती हूँ, वो सब कुछ मैंने कविता के रूप में लिखा। पर ऐसा नहीं है, अब आजकल मैं थोड़ा गद्य की तरफ भी थोड़ा जा रही हूँ, और मैं लघु कथाएं, कहानियां, इन पर भी मेरा काम चल रहा है। क्योंकि कुछ लोगों का, जैसे जो पढ़ते हैं, जो बताते हैं, कविताओं में मैं कुछ ऐसा, लोगों का कहना है कि कुछ हिंदी के ऐसे शब्द मैं यूज करती हूँ जिसका वो मतलब नहीं समझ पाते, तो उन्हें जी। डिक्शनरी का यूज करना पड़ता है। ऐसे मेरे घर में ही लोग हैं, मेरी बेटी खुद भी ऐसी है कि उसका मतलब ही समझ नहीं आता, मम्मा ये क्या है, भ्रकुटी लिखा मैंने अगर रामायण में, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ भ्रकुटी। तो मैंने कहा चलो, ऐसे लोगों के लिए भी कुछ लिखना चाहिए। तो अब छोटी छोटी कहानियां, छोटी छोटी कथाओं पर मेरा काम चल रहा है। तो मैं दोनों ही उसमें लिखती हूँ, कविता रूप में भी, कविता फॉर्म में भी, और गद्य फॉर्म में क्या बात है। तो मैम, सवाल का सिलसिला चलता रहेगा, मैं आपसे पूछता रहूंगा, आप जवाब देती रहेंगी। मैं चाहूंगा मैम कि कुछ भी, कोई रचना छोटी सी बड़ी सी जो आपको सुनाने का मन हो, जो रचना आपके दिल के बहुत करीब हो, हम लोग सुनना चाहेंगे, कुछ भी सुनाइए। भी। मैंने अभी लघु रामायण ही मेरी कल लॉन्च हुई है, कल आप पब्लिकेशन में। तो जब मैं जी। उसको लिख रही थी, तो पूरी रामायणी बहुत ही सुंदर है, भगवान राम की जीवनी बहुत ही सुंदर है। और
क्योंकि मैं थोड़ा बहुत पढ़ती भी हूँ, आध्यात्म से भी रिलेटेड संबंधित चीजें पढ़ती हूँ, तो मैंने उसको उसी तरीके से सजा कर लिखा है, सुंदर तरीके से। तो उसमें जब सीता स्वयंवर में जब रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ दिया था, और उसके बाद जब परशुराम जी की एंट्री हुई थी, तो वो जो मैंने अध्याय 4 लिखा है, वो बहुत ही मतलब मुझे खुद भी इतना अच्छा लगा कि बार बार उसको मैं पढ़ती हूँ। वो मैं एक बार सुनाना चाहूंगी यहाँ पर। जरूर मैम, सुनाइए तो प्लीज। उनकी जो एंट्री है, तो जो उनका रूप है वो कैसा दिख रहा है। सिर पर जटा, परशुराम जी का जो रूप है, सिर पर जटा, सुर्ख लाल नेत्र। सुर्ख लाल नेत्र इसलिए क्योंकि बहुत गुस्से में। सिर पर गुस्से। जटा, सुर्ख लाल नेत्र, टेढ़ी भ्रकटी लिए धनुष बाण, कांधे पर फरसा शोभित, तुरंत भागे आए ऋषि परशुराम। बोले जनक से है कौन मूढ़, जिसने कर डाला यह अनर्थ, शिव चाप तोड़ कैसे जीवित, उसके जीवन का नहीं कोई अर्थ। क्योंकि उन्हें पता वाह। नहीं था उस समय तक कि श्री राम जी ने धनुष तोड़ा है, तो वो गुस्से में बोल रहे हैं कि कौन मूर्ख है जिसने धनुष तोड़ दिया और मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इन क्रोधित वचनों को सुन सब राजा वहां घबरा गए। लक्ष्मण जी अपने जवाब संग ऋषि के सम्मुख आ गए। दोनों के बीच जब मत और विचारों की बहस बढ़ने लगी, ऋषि परशुराम के क्रोध की ज्वाला तीव्र रूप से भड़कने लगी, क्योंकि लक्ष्मण जी बहस कर रहे थे लगातार उनसे। तभी श्री राम जी ने देखा कि मामला बहुत गड़बड़ हो रहा है, तो वो बीच में आए। श्री राम ने बीच में आकर मुनि को हाथ जोड़ प्रणाम किया, अपनी मधुर मुस्कुराहट से भृगुनंदन का गुस्सा शांत किया। अब आप किसी से पूछे, किसी बच्चे से, भृगुनंदन कहेगा आई डोंट नो। भृगुनंदन परशुराम जी का ही दूसरा नाम है। तो श्री राम ने बीच में आकर मुनि को हाथ जोड़ प्रणाम किया, अपनी मधुर मुस्कुराहट से भृगुनंदन का गुस्सा शांत किया। बोले स्वामी मैं दास हूँ शिव का, बोले स्वामी मैं दास हूँ शिव का, जो दंड आप दो स्वीकार मुझे, छोटा भाई मेरा ना समझ क्षमा दे दो हे मुनिवर। एक क्या। नजर में ही प्रभु के रूप को मुनिवर ने पहचान लिया। मन ही मत नतमस्तक होकर विष्णु अवतार को प्रणाम किया। समझ गए वाह। अब धनुष तोड़ने वाला नहीं कोई साधारण है, सुंदर छवि देख मोहित हुए, क्रोध किया अकारण है। वाह। उसके बाद आखिरी बहुत अध्याय राम। खूबसूरत। अहंकार टूटा भृगुवर का, आशीष दे वहां से प्रस्थान किया। मिथिला नरेश ने श्री राम संग वैदेही के विवाह का ऐलान किया। इस शुभ समाचार को सुन दशरथ फूले नहीं समा रहे, मंत्रियों और पुत्रों के संग मिथिला नगरी को सब जा रहे। तो एक छोटा सा वाह। अध्याय जो मैंने यहाँ सुनाया, जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि इसी तरीके के और अध्याय हैं। जो लोग हैं यहाँ पर जो बाद में सुनेंगे, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि जरूर पढ़ें इस रामायण को, और अगर इसमें कुछ गलतियां हैं तो जरूर मुझे बताएं, चाहे आपके पब्लिकेशन के थ्रू बताएं या पर्सनली मुझे बताएं कि कहाँ गलती है, तो जिससे आगे और इसमें सुधार किया जा सके। क्योंकि मेरा लघु कथाओं के साथ साथ ये प्लान है कि दशहरे तक मैं उत्तर रामायण भी लेकर आऊं और उसको पब्लिश कराऊं। जी। मेरा अगला प्रश्न उसी पे था, इसलिए मैंने कुछ रचना सुनाने के लिए कहा। तो आगे बढ़ते हैं। तो मैम, जैसे कि आपने देखा कि जीवन पथिक, आप जीवन के बारे में भी लघु रामायण, जो भी हमारे इतिहास है, संस्कृति है, जो भी है, पौराणिक कथा है आपने कहा, तो आपका हमेशा रहता है कि बच्चों को, छात्रों को कुछ नई शिक्षा मिले, धरोहर से उनको अवगत कराए हम लोग। तो जो लोग मैम लेखन में हाथ आजमाना चाहते हैं, लेखिका बनना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या सलाह होगा? आप उनको क्या संदेश देना चाहती है मैम, ये जानना चाहेंगे। जो बच्चे हैं जो आना चाह रहे हैं, सबसे पहले तो अगर हम लेखन को थोड़ा 1 मिनट के लिए थोड़ा सा अलग कर दें, तो मैं यही कहूंगी, जो लेखन जो भी बच्चे कुछ करना चाहते हैं, उनका कुछ ना कुछ ख्वाब है। जैसे मैंने अपने ही समय में कुछ बच्चे देखे कि उनका कुछ सपना होता है लेकिन वो किसी कारणों से पूरा नहीं हो पाता है, तो निराश हो जाते हैं, उसको वहीं छोड़ देते हैं। ऐसा ना करें, उसको पूरा करने की कोशिश करते रहें। जिसकी भी मदद चाहिए उसे मदद लेने की कोशिश करें। लोग करते भी, ऐसा ठीक है कि कुछ लोग नहीं करते हैं, पर करते भी, ऐसे भी लोग हैं इस संसार में कि जो जी मैम। आपकी मदद करेंगे। साथ ही जो लेखन में आना चाहते हैं, तो उनसे मैं यही कहूंगी कि लेखन जो होता है ना, तो अपने विचारों को जो आप कविता में या गद्य में जो आप व्यक्त करना चाहते हैं, वो भगवान का दिया हुआ वरदान है, माँ सरस्वती का दिया हुआ वरदान है। तो उसका दुरुपयोग ना करें, कुछ भी अनर्गल ना लिखें, हमेशा वो लिखें जो अच्छा हो। ठीक है, आपके विचार होंगे, आपके विचार जिस तरीके के हैं वो ऐसा लिखें कि सामने वाला उसको पढ़ के एकदम खुश हो जाए, और अच्छे से, मतलब उसको आशीर्वाद के तौर पे ही लिखें, कुछ भी इधर उधर या सुनी सुनाई बातों को ना लिखें। जी मैम। तो जाने से पहले आखिरी सवाल पूछूंगा, उसके पहले मैं चाहूंगी एक और रचना आप सुना दे, तो फिर आपसे विदा ले लेंगे, क्योंकि रचना आपकी बहुत खूबसूरत है। और मुझे एक तरह से वो हो गई है, तो बहुत ज्यादा अच्छा लगा। शुद्ध हिंदी वर्ड जो है बहुत अच्छा लगा। एक और कुछ सुना दीजिए मैम। एक रचना, जैसे कि मैं पिछले मतलब 1 साल से काफी
परेशानियों में घिरी हुई हूँ। तो जी। धीरे धीरे खैर प्रभु की कृपा है कि सब ठीक हो रहा है। तो उस पर मैंने एक रचना लिखी थी बीच में, तो मैं वही सुनाना चाहूंगी। मन में न जी। धर कर बोझ, मन में न धर कर बोझ, कहती हूँ मैं हर रोज, उलझने तो है बहुत मगर मुस्कुराना नहीं भूलती हूँ। वाह। सुख दुख क्षणिक मात्र है, सुख दुख क्षणिक मात्र है, हम सब यहाँ बस एक पात्र हैं। है अजर वाह। अमर जीवात्मा जो उस सत्य को नहीं भूलती। भूत भविष्य का धुरी चक्र, तो भूत भविष्य में भूतकाल भविष्य काल, कल क्या हुआ था आगे क्या होगा, इसे चक्र है। भूत भविष्य का धुरी चक्र तो निरंतर ही फिरे इधर उधर, पर इसकी रफ्तार में कहीं कभी भी वर्तमान को नहीं भूलती। एक छोटी सी वाह, रचना लिखी थी मैंने। बहुत बड़ी सीख है, यथार्थ वाली रचना है। जो लोग समझ पा रहे हैं वो लोग मतलब उसका स्वाद चखेंगे, स्पान करेंगे। बहुत खूब समय में 2 ही रचना आपने सुनाई, लेकिन जीवन की अलग-अलग मार्मिकता को बताया। पिछले वाले में मतलब जैसे आपने बताया कि वो एक छोटी रचना जो आपने कहा, परशुराम जी के जो प्रसंग का आपने ज़िक्र किया, वही जान के आई थिंक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा बच्चों को। जैसे आपने कहा आई डोंट नो, आई थिंक दे विल डेफिनिटली गेट टू नो। और दूसरा ये जो आपने जीवन का यथार्थ बताया, बहुत अच्छा लगा। और अंत में सवाल जो मैं लास्ट में पूछता हूँ, और आपने उसकी एक आंशिक उत्तर दे दिया है, मैं फिर भी चाहता हूँ मैं उसको खुद से एक बार समाहित करके पूछूं कि मैम, आप अपने भविष्य के जो भी योजनाएं हैं लेखन संबंधी, पुस्तक संबंधी, उसके बारे में अगर हम हमारे साथ साझा करना चाहें तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। जी। बिल्कुल, पहले तो मेरा आगे का प्लान है कि ये जो मैंने लघु रामायण लिखी है ये केवल वहां तक है कि रावण दहन के बाद और उसके बाद रामचंद्र जी का राज तिलक हुआ। इसके बाद का मैंने इसमें अभी नहीं लिखा है क्योंकि ये लघु रामायण है। इसके बाद मैं उत्तर रामायण लिखना चाहती हूँ जो मैं जल्द ही शुरू करूंगी। तो वो मैं दशहरे तक, मेरा प्लान है कि मैं उसको लेकर आऊँ, पब्लिश कराऊँ क्या बात है। दशहरे तक। उससे पहले मेरे पास कुछ लघु कथाओं का मैं लिख रही हूँ, कुछ है कुछ और लिख रही हूँ, उनका एक संग्रह। और उन लघु कथाओं में बेसिकली क्या होगा कि कुछ कुछ हाय छोटी मैम। छोटी घटनाएं, हेलो, छोटी छोटी घटनाएं मैं जी। जरूर लिखूंगी और हेलो। उनको मैं जल्दी पब्लिश कराना चाहूंगी। प्रशस्ति आ गई। तो बताइए मैम, आप क्या बोलना कॉन्ग्रेचुलेशन मैम। चाहेंगे? थैंक यू। मैम विद इन 1 ईयर मतलब सेकंड सोलो बुक है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया। आज मेरे पास प्रशस्ति के लिए भी कुछ है, कहिए तो सुनाओ। मैम मैं तो सर्टिफाइड पागल हो जाऊंगी। अभिषेक भी कहिए तो सुनाओ, प्रशस्ति के लिए भी आज कुछ है, पिछली बार एकदम आपने मैम, एकदम एकदम सौभाग्य का हमारे लिए, ये तो बहुत बड़ी बात है कि मतलब शिक्षा के लिए गुरु सुना रही है, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। आई थिंक आप दोनों बहुत प्रशस्ति लकी के हैं लिए मतलब। मैंने अभी जी। इस मतलब ये लाइव शुरू होने से पहले कुछ लिखी, कुछ पंक्तियां जो मैं सुनाना चाहूंगी। थोड़ी बहुत इधर उधर वाह। मिस्टेक, इनको मैं बाद में करेक्ट करके सुनाऊंगी। तो वाह, प्रशस्ति बहुत बड़ा अचीवमेंट है। हाँ मैम, सुनाइए प्लीज। प्रथम वर्ष की पहली कक्षा, प्रथम वर्ष की वाह। पहली कक्षा, तैयारी थी बड़ी जोर शोर, प्रवेश किया वाह। जैसे ही अंदर, कोलाहल मचा था घोर। मैंने कक्षा में प्रवेश किया, मैं इसकी टीचर रही हूँ। उसी भीड़ में पहली सीट पर, उसी भीड़ में पहली सीट पर बैठी थी एक लड़की शर्माई, नाम था उसका निवेदिता, दो चोटी थी उसने बनाई। वाह। आंखों पर चश्मा, पढ़ने में अव्वल, पर रहती थी वो शांत शांत, देखने में लगता था मुझको पसंद था शायद उसको एकांत। समाप्त हुआ वो वर्ष और कई वर्ष फिर बीत गए, समाप्त हुआ वो वर्ष और कई वर्ष फिर बीत गए, एक दिन प्रभु की इच्छा से फिर हम दोनों यहीं मिले। बदल गया था नाम प्रशस्ति, बहुत सारे। बदल गया था नाम प्रशस्ति, पर देखने में पहले जैसी ही थी, मेरे ख्वाबों को पूरा करने आई, प्रभु की इच्छा ऐसी थी। अरे जो वाह। चाहा उसने जीवन में, बेस्ट। जो चाहा उसने जीवन में उसको सदा ही मिलता रहे, दुआ है मेरी हर पर यही, उसका हर ख्वाब सजता रहे। वाओ वाओ वाओ, बहुत 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 प्यारी थी थैंक यू। मैम, रियलिटी। आजीवन प्रशस्ति ने दूसरों पे थैंक यू लिखा है, थैंक यू। प्रशस्ति आप पे तो मैम ने लिखा है, आपको कैसा है? तो डबल खुशी। एक तो किसी ने आप पे लिखा है, दूसरे आपकी शिक्षिका ने लिखा है। दोनों चीज को बताइए वन 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 बाय वन। जी। बताइए सर प्रभु के मतलब मैम से टेस्टिमोनियल मिलना वो अलग ही लेवल पे मतलब खुशी है उसकी। और सबसे मेन चीज कि मैम ने मतलब एक एक पल को संजोया है, चाहे वो कॉलेज बहुत लाइफ बड़ा थी और बात है। चाहे फिर हमरू वाली लाइफ थी। तो मैम थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। मतलब होता है ना और कि हम मैम एक्चुअली, हाँ हमें बना होता है किसी ना किसी ये काम सब के लिए। मतलब जब बीटेक मैंने कॉलेज छोड़ा इन लोगों को पढ़ाने के बाद, इनके बाद शायद एक बैच और पढ़ा है, उसके बाद मैंने कॉलेज छोड़ दिया।
तो उसके बाद मुझे कभी पता नहीं था कि मैं उन बच्चों से कहाँ मिलूंगी। कभी कभी फेसबुक पर मिल जाते हैं या कभी रास्ते चलते मिल जाते हैं, तो हेलो हाय हो गई, भाई क्या कर रहे हो, ठीक है बढ़िया खुश रहो। पर ये जब मिली मुझे तो मैं इसका नाम देख के पहचान नहीं पाई कौन है। मैं तो कभी भी किसी प्रशस्ति को जानती, इसने मुझे बताया मैं निवेदिता। अच्छा, निवेदिता को तो जानती हूँ। फिर आप देखिए, आप जब से ये आई मेरी लाइफ में, इसने मुझे कविताओं के लिए मतलब मैम ये छपवाइए, ये आप बताइए, आप आपका शौक है आप बताओ। और करते करते मेरी अभी कह रही थी 1 साल में आपकी 2 किताबें। जरिया तो यही है, भगवान ने इसी को जरिया बनाकर भेजा, वरना घर में बैठे मुझे वाह। क्या पता कैसे क्या होता है। तो भगवान ने इसे जरिया बनाकर भेजा। और इसकी आप गुरु दक्षिणा कह लीजिए, जो कह लीजिए, कि ये मेरे काम इतनी फटाफट करती है। मैंने सोचा रामनवमी तक हो जाएगी, मेरे पास तैयार है। बोली हाँ मैम बस आप 2 हो जाएगी। और परसों मेरे पास मैसेज आया कि डिस्पैच भी हो गई है। मैंने कहा वाह कितने फटाफट हो गया। क्या बात। तो प्रवृत्ति मैम कैसा लग रहा है सब चीज जान के? आप लोगों को भावुक करती है, आज आप भावुक हो रही है, कैसा लग रहा है आपको? बताइए मैम के द्वारा ये शब्द यार सुन के। बहुत बढ़िया आपकी उपलब्धि है, मैं कहना चाहूंगा। काश कि मेरे शिक्षक लोग भी जाने इस बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। काश कि मेरे भी शिक्षक लोग जाने, मुझे तो बहुत सच में। जब भी ये मोमेंट होता है आप दोनों आते हैं दोनों साथ में और हम साथ में होता है, हमको सच में बहुत मिस करते हैं। आज हम बोल रहे हैं ये 5वीं 6वीं बार आप दोनों साथ में आए। पहली बार के सफर वाले में आए थे। हमको सच में लगता है कि काश यस कि मेरे साथ भी ऐसा मोमेंट होता या होगा 10 साल 20 साल 5 साल 1 साल बाद। मैं तो आप मतलब लोगों से बहुत मिलना मेरे। चाहती हूँ जल्दी से जल्दी। दूरियां बहुत है, मैं गाजियाबाद में हूँ, सब लोग दूर दूर है, पर मैं चाहती हूँ कि एक एक किसी सेंटर पे सब लोगों का एक गेट टुगेदर टाइप का कभी भी किया जाए आगे, जब चीजें और ठीक हो डेफिनेटली तो मैम, हम सब मिलें और यस मैम, बहुत गेट जल्दी टुगेदर हो। 100% करें। होगा। बस भगवान से बनाई कि ये चीजें लॉकडाउन वगैरह कुछ ना हो। हम लोग पूरा लगे हुए मैम, बहुत ज्यादा लगे हुए हैं। आप लोग का आशीर्वाद देना है, साथ में मिलके सबको साथ में करना है, बहुत ज्यादा। तो लास्ट में मैम एक आदरणीय, जो आपको पता है कि हम सभी आपको कितना आदर करते हैं, एक संरक्षक के तौर पे आप क्या हमें आशीर्वाद स्वरूप या क्या हमारे बारे में कहना चाहेंगे? हम लोग के बारे में हम लोग सुनना आप चाहेंगे। लोग आप लोग कितने लोगों के, मैं लाइव देखती हूँ, तुरंत तो नहीं, दोपहर में इसमें देख पाती हूँ कभी कभी, क्योंकि बेटी कभी स्कूल से आती है, कभी कुछ काम है, लेकिन रात में जब कभी फ्री होती थी जरूर देखती हूँ। तो मुझे लगता है कि कितने लोगों के सपने आप पूरे कर रहे हैं। कितने लोग खुश होते हैं। मतलब एक बुक छपती है, या एक बुक तो छोड़िए, एक एंथोलॉजी में किसी की एक कविता भी छपती है और वो इस तरीके से थैंक यू कहता हुआ जैसे स्टोरी पर लगाते हैं या भेजते हैं, वो यस मैं मैम। सोचती हूँ कि वो कितना खुश होते हैं। क्योंकि जब मेरी पहली कविता छपी थी तो मैं कितना खुश थी, कितना, मतलब वो खुशी का तो आप कितनी भी किताबें चलने पर जो पहली कविता की जो खुशी थी ना, वो नहीं आ सकती। तो मैं देखती वो हूँ कि अलग ही कितने लेवल लोग, करते हैं। बिल्कुल वो मतलब आप लोग इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, कितने लोगों के सपने पूरे कर रहे हैं, कितने लोगों की मन की बातें आप निकाल कर लोगों तक पहुंचा रहे हैं। एक मैं कहती हूँ किसी ने एक भी अगर पैराग्राफ पढ़ लिया इस बुक का, 2 पढ़ लिया, अच्छा लगेगा तो पूरी पढ़ेगा किसी भी बुक का। तो कितने लोगों को आप इनको फेमस कर रहे हैं, उनको फेम दे रहे हैं, उनको जनवा रहे हैं लोगों को कि ये भी है हमारे पास जो इतना लिखते हैं, ये है। बहुत ही अच्छा काम है। अगर कहे ना आध्यात्म के फॉर्म में, क्योंकि आज आध्यात्मिक बुक के साथ आई हूँ, कि आप बहुत पुण्य का काम कर रहे हैं। सच थैंक में मैम, यू। आज मैं इनके लिए बहुत खुश हूँ कि मतलब इनकी शिक्षिका ने इनके बारे में कविता सुनाई। ये मतलब सबके बारे में आपको पता है, जो भी लेख आते हैं हम लोग के लोगों को जोड़ के नाम बताते हैं जिसमें लिखते हैं, आज आपने इनको लिखा है। मैं वो खुशी उपलब्धि महसूस कर पा रही हूँ और आप कितनी गौरवान्वित हो इन पे जो आपने लिखा है। मतलब एक शिक्षिका क्या महसूस कर रही होगी, कितनी ज्यादा उनकी खुशी अपार होगी जो उन्होंने अपनी छात्रा पे लिखा है, वो भी 4 साल 5 साल पहले की बात है। और अपने में बहुत बड़ी उपलब्धि मैम। तो मैं बहुत गौरवान्वित हूँ कि मैं हर बार आप दोनों की इस संबंध का साक्षी रहता हूँ। तो बहुत अच्छा लगता है। शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है उसकी वजह से। तो मैम बहुत अच्छा लगा आपके साथ फिर से एक बार आके, एंड आशा करते हैं फिर से आपके साथ लाइव सेशन होगा, फिर से जुड़ेंगे, है ना मैम? तो अपना आशीर्वाद और साथ बनाए रखिए। तो बिल्कुल। धन्यवाद मैम, नमस्ते, धन्यवाद। जी मैम, थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोगों ने देखा, बहुत खूबसूरत सेशन हुआ। एक शिक्षिका अपनी छात्रा को, बीटेक की छात्रा को कविता सुनाती है, उन पर कविता, उनको प्रशस्ति पर सुनाती है प्रशस्ति को। ये सिर्फ और सिर्फ हमरू पब्लिकेशन हाउस में हो सकता है। एक छात्रा बीटेक 3rd ईयर या फिर बीटेक में पढ़ाई करने के बाद अपनी शिक्षिका से दोबारा मिलती है और उनको एक अपने संकलन में प्रकाशित करवाती है और वो लाइव आती है साथ में। ये सिर्फ हमरू पब्लिकेशन हाउस में ही हो सकता है। तो हमें गर्व है, मुझे गर्व है कि मेरा जो उद्देश्य था, ध्येय था, मेरी जो मंशा थी कि साहित्यिक रूप में एक
बदलाव लाना, क्रांति लाना, लोगों के लिए साहित्य के क्षेत्र में प्रकाशन को काफी आसान करना। आज मैम जब आके आशीर्वाद देकर जाती है, मुझे, मेरी टीम को, मेरे सदस्यों को अच्छा लगता है देखकर कि हाँ, मेरी जो अभिव्यक्ति थी, मेरी जो सोच थी, मेरे विचार जो थे वो आज यथार्थ हो रहे हैं, उसको उनको उद्देश्य की पूर्ति हो रही है, तो बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू वेरी मच आप सभी का। बाय, टेक केयर, धन्यवाद।